टू माय चैनल लर्न साइंस विद रुचि। आज की क्लास में हम इंग्लिश मीडियम साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 6 चैप्टर 10 जिसका टाइटल है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस को करेंगे। तो बच्चों, ये चैप्टर भी हमारा पिछली चैप्टर की तरह जो कि हमारा चैप्टर 9 था, उसमें हमने क्या बुक की हेल्प से ये चैप्टर किया था, तो हम इस चैप्टर को भी बुक की हेल्प से करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था 9 चैप्टर में कि बूझो और पहेली जो हैं अपनी समर वेकेशन पे कहीं जाते हैं, वैसे ही सारे बच्चे अपनी समर वेकेशन पे कहीं ना कहीं जाते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे जब वापस यहाँ पे मिले, जब वापस क्लासरूम में मिले, तो उन्होंने इस बारे में डिस्कशन किया। कुछ बच्चे बता रहे थे कि उन्हें वो जो है अपने नेटिव विलेज कहते हैं। नेटिव विलेज मतलब वो जगह जहाँ पे उनके दादा दादी, उनके पापा, उनके परदादा वो वहाँ जन्म लिए थे, या ऐसी जगह जहाँ उनका पूरा परिवार पहले रहा करता था, वो कहलाती है नेटिव प्लेस या नेटिव विलेज। तो कुछ बच्चे बता रहे थे कि उनको वहाँ पहुँचने में क्या हुआ, पहले ट्रेन से गए, फिर ट्रेन से फिर उन्हें बस से ट्रैवल करना पड़ा, और बस जहाँ एंड होती है वहाँ से उन्हें बुलक कार्ट के ज़रिए या बैलगाड़ी के ज़रिए वो अपने गांव तक पहुँचे। ठीक है, कुछ बच्चों को जो है एरोप्लेन से जाना पड़ा अपनी जगह पहुँचने के लिए। कुछ ने तो अपनी छुट्टियाँ अपने अंकल की बोट पर फिशिंग करते हुए बिताई। अब जो टीचर हैं क्लास में, उन्होंने एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ने के लिए बच्चों से कहा, जिसमें बताया गया था उस एयरक्राफ्ट के बारे में, उस व्हील्ड व्हीकल के बारे में। व्हील्ड व्हीकल मतलब ऐसा वाहन, ऐसा व्हीकल जिसमें चक्के लगे होते हैं, व्हील्स लगे होते हैं, है ना। जैसे कि आपने सारी गाड़ियाँ जितनी भी देखी है, बाईसाइकिल हो गई, आपकी कार हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, सभी में व्हील्स होते हैं। व्हील्स पे चलने वाली गाड़ी को क्या कहते हैं? व्हील्ड व्हीकल्स कहते हैं। तो उसमें जो है उस न्यूज़पेपर आर्टिकल में एक छोटे व्हील्ड व्हीकल के बारे में बताया गया था, जो कि मार्स की पृथ्वी पर चल रहा था, और उसी ने फिर उसी के ज़रिए जो है एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए थे। ये जो व्हीकल था, ये पूरे रास्ते जो है मार्स तक स्पेसक्राफ्ट के द्वारा पहुंचाया गया था। इसी समय पहेली जो है पुराने भारत के बारे में, एंशिएंट इंडिया के बारे में स्टोरीज पढ़ रही थी, और वो ये जानना चाहती थी कि पहले कैसे, पुराने समय में कैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो चलो यहाँ पे शुरू होती है हमारी स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट की स्टोरी। वाह, ठीक है। तो चलो, बहुत समय पहले क्या हुआ था, कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था, गंतव्य का या एक जगह से दूसरे जगह जाने का कोई भी साधन नहीं था। साधन मतलब मीन्स, है ना। तो लोग क्या करते थे, अपने पैरों से चला करते थे, और सामान जो उनके साथ रहता था, जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें अपने साथ ले जाते हैं, जैसे हमारे कपड़े हो गए, हमारी डेली यूज़ की चीज़ें, टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, हमारा हाइजीन प्रोटेक्शन जो भी है, जो भी हमारे काम की चीज़ें हैं, जो हमें विद इन जर्नी, जो हमें समय के दौरान काम में आएंगी, प्लस वहाँ पहुँचने के बाद भी हमें ज़रूरत जिनकी पड़ेगी वो हम लेकर जाते हैं। तो पहले के समय में लोग क्या करते थे कि वो अपने पैरों से चल के जाते थे, दूर दूर तक, मीलों तक पैरों से चल के जाते थे, और जो सामान जो है उसको ले जाने के लिए किसी न किसी जीव या जानवर का यूज़ करते थे। ठीक है। पानी में वाटर रूट्स, समुद्री रास्तों पर जाने के लिए बोट्स का उपयोग किया जाता था, नाव का उपयोग किया जाता था। शुरू करते हुए शुरुआत में बोट्स जो थे सिंपल जो है लकड़ी के गट्ठे को जोड़ के एक हॉलो कैविटी बनाई जाती थी, है ना। ऐसे लकड़ी के गट्ठों को जोड़ा जाता था कि उनमें जो है हॉलो कैविटी बने, और फिर इसके ज़रिए जो है लोग पानी को पार किया करते थे। पर थोड़े समय बाद लोगों ने लकड़ी को शेप देकर, बहुत सारे लकड़ी के हिस्सों को जोड़ के एक बोट का आकार देना शुरू किया। और फिर क्या हुआ, ये जो शेप्स थे, ये पहले क्या करते थे, कुछ जीव या कुछ एनिमल्स के शेप की तरह दिखाई देते थे, जो कि पानी में रहते थे। जैसे कि आपने वो देखी होगी, हंस जैसी, हंस के शेप की बोट देखी होगी, है ना। हंस के शेप की बोट देखने को मिलती है, या मछली के आकार की बोट देखने को मिलती है ना। वहाँ से बोट्स के शेप्स लेकर वह निकल के आए। फिर चैप्टर 8 और 9 में हमने जो
फ़िश का स्ट्रक्चर देखा था, स्ट्रीमलाइन शेप देखा था फ़िश का, और मैंने वहाँ भी आपको बताया था कि देखो कैसे जो बोट का शेप होता है वो बिल्कुल मछली की तरह होता है ना, और उसका क्या यूज़ है वो भी मैंने वहाँ बताया था। अब आगे क्या हुआ, जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की वैसे वैसे आगे चक्के का, व्हील का इन्वेंशन हुआ, है ना। व्हील के इन्वेंशन हो जाने से आवागमन में बहुत ज़्यादा सहूलियत होने लगी, और जो व्हील का डिज़ाइन है वो लगातार समय, हज़ारों समय में इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो रूप है काफ़ी परिवर्तित या बदला है। इसको इस ऐसे व्हीकल्स को जिसमें व्हील्स लगते थे, जैसे हमारा रथ हो गया, बैलगाड़ी हो गई, इनको खींचने के लिए जानवरों का उपयोग, एनिमल्स का, पशुओं का उपयोग किया जाता था, जब तक कि 19वीं शताब्दी नहीं आई। 19वीं शताब्दी की शुरू होने तक लोग जो हैं अभी भी एनिमल की ऊर्जा पे, मतलब जानवरों की, जीवों की, पशुओं की ऊर्जा पर निर्भर करते थे किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। पर 19वीं शताब्दी के बाद जब स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ तो लोगों को ऊर्जा का एक नया रूप, एक ऊर्जा का नया स्रोत मिल गया, और ऐसी रेलगाड़ियां बनाई जाने लगी जो कि इस स्टीम इंजन के द्वारा चलती हों। ऐसी रेलगाड़ियां बनाए जाने लगी। बाद में जो है ऑटोमोबाइल्स आए। ऑटोमोबाइल्स स्वचालित वाहन, खुद चलने वाले व्हीकल्स आए। मोटराइज्ड बोट आई। ऐसी बोट आई जिसमें पीछे मोटर लगा के उनको तेज स्पीड से भी लेके जाया जा सकता था। शिप्स बनाए गए, जो कि जहाज बनाए गए बड़े बड़े, जो कि पानी में आगे चल सकें। 1900वें साल की शुरुआत में जो एरोप्लेन्स हैं उनकी जो है डेवलपमेंट देखने को मिलती है, और फिर इन्हें बाद में पैसेंजर्स और गुड्स को कैरी करने के लिए भी इम्प्रूव किया गया। इलेक्ट्रिक ट्रेन, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स, स्पेसक्राफ्ट्स, ये सब जो है हमें 20वीं शताब्दी ने दी हैं, क्योंकि 20वीं शताब्दी में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुए हैं। जो फिग 10.1 है वो कुछ हमें मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिखाता है। ये देखिए, फिग 10.1 में आपको कुछ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिख रहे हैं, जैसे कि एरोप्लेन है, बाइसिकल है, बोट है, जहाज़ है, बस है, बुलक कार्ट भी आपको दिख रही है इसमें। अब ये बुलक कार्ट जो है क्या आज भी यूज़ की जाती है? क्या आज भी इसे चलाया जाता है? नहीं। समय के साथ जैसे जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एडवांस होते चले गए, पुरानी जो चीज़ें थीं वो विलुप्त हो गई। जैसे हमने 9 चैप्टर में, पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना कि कैसे स्ट्रगल करना पड़ता है ऑर्गेनिज्म को, और जिसकी ज़रूरत होती है, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, वो जीता है और बाकी ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, वैसे ही हाउ फार हैव यू ट्रेवल्ड, हाउ वाइड इज़ द डेस्क। अब हम कैसे पता लगाएंगे? कितना अच्छा हो कि आपको पता हो कि आपको कितनी दूर जाना है, या आपको पता चले कि आपको पता हो कि आपका स्कूल जो है वो आपके घर से कितने डिस्टेंस पे है। क्या आप वहाँ अपने पैरों से पैदल जा सकते हो, या आपको एक बस या रिक्शे की ज़रूरत पड़ेगी अपने स्कूल समय पर पहुँचने के लिए, या कभी आपको कुछ खरीदना है तो आपको मार्केट तक पैदल आप जा सकते हो। इन सब क्वेश्चनों का आंसर कैसे मिलेगा? तो ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कोई दूसरी जगह जहाँ हमें जाना है वो यहाँ से कितनी दूर है, और दूरी को नापने के लिए हम कई तरीके का उपयोग करते हैं, जैसे कि जो दूरी है या चौड़ाई है, लंबाई या चौड़ाई हमें जाननी पड़ती है कि कौन सी चीज़ कितनी दूर है, क्या उसकी लेंथ है और क्या उसकी ब्रेथ है। पहेली और बूझो जो है क्लासरूम में बैठे थे, वहाँ बड़े बड़े डेस्क हैं, जो कि एक डेस्क पे 2 बच्चे बैठते हैं। अब ये जो डेस्क है, कभी कोई ज़्यादा उपयोग ना कर ले या दोनों को बराबर ही स्पेस मिले, इसके लिए क्या किया? इसके लिए उसने क्या किया, एक बड़े से गिल्ली और डंडे से, क्योंकि बूझो के पास क्या था, गिल्ली और डंडा था, उसने गिल्ली से क्या किया, उस डेस्क को नापा, उस डेस्क को मेजर किया, और उसे पता चला कि जो उसकी डेस्क है उसमें वो 2 डंडे के बराबर है। तो उसने एक डंडे को, जो डिस्टेंस आया उसको आधा कर दिया, मतलब एक डंडे का हिस्सा बूझो के साइड गया और एक डंडे का हिस्सा उसके डेस्क मेट के पास, जो बच्चा उसके बाजू में बैठता था, उसको गया।
तो वहाँ से उसने एक सिंपल चौक से लाइन बना दी कि ये वाली जगह आपकी है और ये वाली जगह मेरी है, इतने में मैं अपना स्पेस एडजस्ट करूँगा, इतने में मैं बैठूँगा और इतने में आप बैठिएगा। ऐसे करके दोनों ने स्पेस शेयर कर लिया। पर जैसे जैसे समय बीता गया वो जो लाइन है वो मिट गई, क्योंकि वो तो चौक की बनी थी। अब दोबारा जब फाइट हुई वैसे ही होने लगा, दोनों में दोबारा फाइट हुई कि नहीं ये जगह मेरी है, जैसे बच्चे करते हैं ना क्लासरूम में कि ये जगह मेरी है, ये मैं इतने में बैठूंगा, मैं यहाँ बैठा था, इतना जो स्पेस मेरा है। तो अब बूझो ने क्या किया, दोबारा से गिल्ली का उपयोग किया। पर खेलते खेलते बूझो तो उन्हीं गिल्ली डंडा से खेलता था, खेलते खेलते उसकी जो डंडा है, जो गिल्ली डंडे का डंडा है, वो कहीं गुम हो गया और उसने फिर दूसरा डंडा खेलने के लिए बना लिया। अब उसने क्या किया, जो डंडे से वो खेलता था उसी डंडे से दोबारा डेस्क को मेजर किया, पर इस बार जो है डेस्क 2 डंडे से ज़्यादा निकला, 2 डंडे से ज़्यादा बड़ा निकला। अब क्या किया जाए, तो बूझो को ये बात समझ में आई कि जो उसका डंडा पुराना वाला था वो इस वाले डंडे से बड़ा था, तो ये गिल्ली और डंडे से मेजर करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब क्या होगा, अब उन दोनों को ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जिससे कि एक्चुअल डेस्क की कितनी लेंथ है वो पता चल जाए। तो आप क्या बताओगे, पूरे डेस्क को नापने के लिए बूझो को, पहेली को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें एक क्रिकेट विकेट का यूज़ करना चाहिए और बॉल का, जिससे कि उन्हें पता चल जाए कि क्या लेंथ है? क्या ये दोबारा वही प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा? एक चीज़ वो कर सकते थे कि एक धागे से उन दोनों एंड को नापें और फिर उस धागे को 2 हिस्सों में, 4 हिस्सों में, 8 हिस्सों में, जितने उनको उसके पार्ट्स करने हैं उसमें डिवाइड कर दें। ये एक तरीका है ना। इससे उनके डेस्क की लेंथ भी पता चल जाएगी उन्हें, पर स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो, कैसे हम डिस्टेंस को मेजर करें। अब बूझो के मन में ये आया कि मैं क्या करता हूँ, मैं एक धागा लेता हूँ और धागे से अपने डेस्क को नाप के उसे 2 हिस्सों में बांट देता हूँ और धागे की जो लेंथ निकलेगी उसके हिसाब से फिर मैं अपने डेस्क को मेजर कर लूँगा। अब इस धागे से, है ना, ये जो है बूझो पढ़ रहा था, बूझो देख रहा था कि ऐसा ही जो एक टेप है या मीटर जो धागा है या कोई टेप है, वो और भी लोग यूज़ करते हैं लेंथ को या डिस्टेंस को नापने के लिए। जैसे कि टेलर हो गया, उसे कुर्ते का कपड़ा हो गया या आपके पैंट का कपड़ा हो गया, उसकी लेंथ नापने के लिए वो मीटर का यूज़ करता था। अब वो जो बॉडी मेजरमेंट जो है वो भी उसी टेप से लेता था। कारपेंटर को कप बोर्ड की हाइट और विड्थ के लिए भी ऐसे ही एक टेप की ज़रूरत पड़ती थी। फार्मर को भी अपने जो ज़मीन है उसको नापने के लिए ऐसे टेप की ज़रूरत पड़ती थी, ताकि वो जान सके कि कितना उसको बोना है और कितना उसे पानी अपनी फसल को देना है ना। आपको भी ऐसी ही कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी ये जानने के लिए आप कितने लंबे हो गए हो, है ना। आप अपने फीट से आपके हेड की दूरी कितनी है, आपकी जो ब्रूम है वो कितनी लंबी है, आपकी डेस्क कितनी लंबी है, या दिल्ली से लखनऊ कितनी दूर है, और अर्थ से चंद्रमा कितनी दूर है, इन सब को जानने के लिए भी कुछ ना कुछ ही हमें मीटर या टेप की ज़रूरत पड़ती थी। इन सभी चीज़ों में कॉमन क्या है कि हमें 2 जगहों के बीच में का डिस्टेंस निकालना है, हमें 2 जगहों के बीच में का डिस्टेंस निकालना है, और ये लगभग इतनी दूर तो है कि इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है कि हमें 2 बिंदुओं के बीच में का डिस्टेंस निकालना है, और ये दोनों बिंदु इतने तो पास हैं ही कि इनको मेजर किया जा सके। जैसे कि जम्मू और कन्याकुमारी, जम्मू जो है इंडिया के एकदम नॉर्थ में और कन्याकुमारी एकदम साउथ में है, तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ मेजरमेंट्स करते हैं। जैसे कि आप अभी क्लासरूम में नहीं है, आप अपने घर पे आपका कोई भी टेबल जो है उसको अपने थंब और फिंगर, इसको बोलते हैं हैंड स्पेन। देखिए एक्टिविटी 2 में ये जो डायग्राम बनाया हुआ है ना,
इसमें देखिए फिग 10.5, इसमें कैसे जो है लेंथ को मेजर किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ हैंड स्पेन, आपके हाथ की लंबाई या चौड़ाई से, है ना, आपके हाथ की चौड़ाई से आप इस डेस्क को मेजर कीजिए। अब जब हम ये एक्टिविटी क्लासरूम में करते हैं तो हमें पता चलता है कि सभी बच्चों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं, मतलब कि सभी के द्वारा जो है डेस्क की लेंथ अलग अलग निकल के आ रही है। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि हर इंसान का जो हैंड स्पेन है ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो, और इसीलिए जो भी मेजरमेंट किया जाएगा वो पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहेगा। ठीक है, इसीलिए हमें एक फिक्स्ड यूनिट की ज़रूरत है। ठीक है, ये जो फिक्स्ड यूनिट के फिक्स्ड क्वांटिटी की फिक्स्ड जो क्वांटिटी होती है उसको कहते हैं यूनिट। जैसे कि लेंथ के लिए हम यूज़ करते हैं मीटर, है ना, जैसे 1 मीटर, आपके पास जो रूलर स्केल है ना, 1 मीटर स्केल है, उसमें क्या अप टू 15 सेंटीमीटर स्केल है आपके पास, कुछ बच्चों के पास 1 मीटर का भी होगा, 15 सेंटीमीटर का नॉर्मली होता है ना। 15 सेंटीमीटर का जो स्केल है आप देखोगे उसमें कि जो है फ्रैक्शंस बने होते हैं, 0 टू लेके 1 के बीच में 10 फ्रैक्शंस होते हैं। ये जो 10 फ्रैक्शंस हैं ये सब पार्ट को डिनोट कर रहे हैं, है ना। जैसे कि आपका जो सेंटीमीटर स्केल, आपके पास जो स्केल है आप उसे निकाल लीजिए और उसे ध्यान से देखिए, 0 से शुरू है वो स्केल और उसमें 0 से 1 तक 10 फ्रैक्शंस बने हैं, इंक्लूडिंग 0 वाला और 1 वाला, है ना, 10 फ्रैक्शंस उसमें बने हुए हैं। अब इन 10 फ्रैक्शंस में क्या हो रहा है, ये सब यूनिट बना रहे हैं। जैसे कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो वो जो एक फ्रैक्शन है वो 1 मिलीमीटर को दर्शा रहा है। इस प्रकार से जब 10 मिलीमीटर बनते हैं तो 1 सेंटीमीटर बनता है। ठीक ऐसे ही जब 100 सेंटीमीटर बनते हैं तो 1 मीटर बनता है, और जब 1000 मीटर बनते हैं जुड़ते हैं तो 1 किलोमीटर बनता है ना। तो इस प्रकार से लेंथ की जो यूनिट है, जो कि वर्ल्ड वाइड किसी भी चीज़ की लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है, वो है मीटर, है ना, मीटर स्केल। और इसकी जो है सब यूनिट्स में भी होते हैं और हायर यूनिट्स भी होती हैं। जैसे 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर, पर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। अब आप ये बताइए कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो 100 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मैथ्स में किया है ना ये, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर रहते हैं। लाइक वाइज 1 किलोमीटर, अब मीटर से जो बड़ी यूनिट है ना, वो क्या है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर होते हैं। अब डिस्टेंस कितना है, जैसे जम्मू से कन्याकुमारी तक का अगर मुझे डिस्टेंस लेना है, डिस्टेंस लॉन्ग है, तो मैं किस में मेजर करूँगी, किलोमीटर में यूज़ करूँगी। अब आपके डेस्क की जो लेंथ है ये आप मेजर करोगे तो आप मीटर में मेजर कर लोगे, सेंटीमीटर में मेजर कर लोगे। अब करेक्ट मेजरमेंट कैसे किया जाए, मेजरमेंट तो हमें पता चल गया। मेजरमेंट करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना रहता है, हमें अपनी आँखों को उस स्केल के एकदम जस्ट सामने रखना है ताकि हम राइट मेजर करें। हमें ना तो उसके लेफ्ट देखना है ना तो उसके राइट देखना है, हमको एकदम आँखों के सामने रखना है जिससे कि हम मेजरमेंट सही ले सकें, है ना। आँखों की पोजीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन, अब कर्व्ड लाइन की मेजरमेंट कैसे किया जाएगा, स्ट्रेट लाइन का तो हमने देख लिया। अब इस कर्व्ड लाइन को मेजर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि बूझो ने शुरू में किया था, एक स्ट्रिंग की हेल्प ले सकते हैं और इस स्ट्रिंग को कर्व्ड सरफेस पे रोल ऑन कर देंगे। जैसे जैसे कर्व्ड सरफेस है वैसे वैसे हम स्ट्रिंग को मूव कराएंगे और फिर हम आगे क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग के वो हिस्सा जहाँ पे ये कर्व्ड लाइन एंड हो रही है वहाँ पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है, वहाँ पे एक मार्क लगा देंगे और फिर हम इस स्ट्रिंग को एकदम सीधा करेंगे और फिर उसे मेजर कर लेंगे। तो ये हमारे पास उस कर्व्ड लाइन की मेजरमेंट आ जाएगी, ठीक है। मूविंग थिंग्स अराउंड अस, आपने देखा होगा जो भी ऑटोमोबाइल व्हीकल होता है उसमें एक मीटर लगा होता है जिसको बोलते हैं स्पीडोमीटर, ठीक है। अब ये जो स्पीडोमीटर होता है, जैसे जैसे गाड़ी का पहिया बढ़ता जाता है वैसे वैसे उस मीटर में जो है लास्ट डिजिट बढ़ता जाता है। जैसे ही 1 मीटर कंप्लीट होता है, 1 मीटर कंप्लीट होता है, 1 किलोमीटर कंप्लीट होता है, जो साइड वाला डायल है वो चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है, जैसे आप वो पढ़ते हो ना यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, उस प्रकार से डिस्टेंस के जो है स्पीडोमीटर में फ्रैक्शंस होते हैं और वहाँ से फिर जो है क्या होता है, डिस्टेंस मेजर हो जाता है। इस
स्पीडोमीटर को देख के बताया जा सकता है कि गाड़ी कितना किलोमीटर या कितना मीटर कितना चल चुकी है ना। अब मूविंग थिंग अराउंड अस, हमारे आसपास कितनी चीज़ें चलती हैं। अब हम जो हैं क्या करते हैं, तो चलो मूविंग थिंग अराउंड अस, तो जो भी चीज़ें हमारे आसपास मूव कर रही हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जब कोई चीज़ चलेगी तो एक तरीके की उसमें मोशन होगा। कोई चीज़, कुछ चीज़ें जो हैं वो क्या होंगी, रेस्ट में होंगी, कुछ जो है मूविंग होंगी। हमारे आसपास जो है, आप देखिए आपके घर में आप जब बेड पे बैठे होते हैं या कहीं बैठे होते हैं तो एक मॉस्किटो आपके आसपास मूव कर रहा होता है, या फैन आपके घर में चल रहा है तो वो भी एक ही पैटर्न में मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है ना। तो ये सारी जो चीज़ें, जैसे चींटी को देखिए आप, चींटी कैसे मूव करती है, एक लाइन में, एक के पीछे एक, और एक सीधी लाइन में मूव करती जाती हैं। एक बर्ड आसमान में कैसे मूव करता है, या क्लॉक का जो हैंड है, जो मिनट हैंड है, जो सेकंड हैंड है, वो कैसे मूव कर रहा है। कई सारे मोशन जो हैं हमारे आसपास होते रहते हैं। तो अब हम इन मोशन में देखेंगे कि किसी एक ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो कंटिन्यूसली समय के साथ लगातार बदलती रहती है। जैसे कि जो मॉस्किटो है उसकी तो कोई पोजीशन नहीं है, वो हर टाइम कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पे मिल रहा है, पर कुछ मोशन जो है उसमें हम ये बता सकते हैं कि कैसे मूवमेंट हो रहा है। तो यहीं से मिलते निकल के आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ मोशन। देखिए बुक में पेज पॉइंट नंबर 10.8 टाइप्स ऑफ मोशन। कैसे मोशन है, देखिए फर्स्ट फिग में दिया हुआ है रेक्टिलिनियर मोशन। अब आपको इस डायग्राम को देख के क्या समझ में आ रहा है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जैसे सोल्जर्स जो हैं, जो व्हीकल्स हैं वो रोड पे क्या एक सीधी लाइन में मूव कर रहे हैं। तो ऐसा मोशन जिसमें कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे, वो कहलाता है हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर, लीनियर मतलब होता है एक लाइन में, है ना। रेक्टिलिनियर मतलब कि एक ही लाइन में, एक के पीछे एक ही लाइन को फॉलो करते हुए जो है आगे मूव कर रहे हैं, ऐसा मोशन कहलाता है रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, दूसरा देखिए सर्कुलर मोशन। फिर 10.13 दिख रहा है आपको, इसमें क्या बताया हुआ है, ये जो दिख रहा है आपको बी, ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि ऐसे मतलब घरों की छत पे लगाया जाता है, इसको बोलते हैं अनीमोमीटर। इस डिवाइस को बोलते हैं क्या, अनीमोमीटर। इसकी क्या खासियत है, इससे हमें जो है विंड के मूवमेंट का डायरेक्शन पता चलता है ना। इसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पॉइंट लगा दिए जाते हैं एज पर अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लगा दिए जाते हैं। अब जैसे ही विंड मूव होती है, विंड का डायरेक्शन क्या है, साउथ टू नॉर्थ है, नॉर्थ टू साउथ है, या ईस्ट टू वेस्ट है, तो इससे हमें पता लग जाता है। इसको अनीमोमीटर बोलते हैं। पर आप एक देखिए, आपके घरों में जो पंखा है या जो फैन होता है, वो तो उसका एक पॉइंट तो फिक्स है, पर दूसरा पॉइंट कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है। तो ऐसा मोशन जिसमें कि जो सेकेंड एंड पॉइंट है वो फिक्स नहीं है, बल्कि कंटिन्यूसली उसी जगह पे एक कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, वो कहलाता है क्या, सर्कुलर मोशन। ऐसा ही एक डायग्राम देखिए आपको, ये 10.13 में फर्स्ट वाला दिख रहा है। यहाँ पे देखिए एक जो बैल है, उस बैल से जो है ये जुड़ा हुआ है, एक रॉड जुड़ा हुआ है, वुडन रॉड जुड़ा हुआ है, वुडन लॉग जुड़ा हुआ है, और ये जो लॉग है आगे एक व्हील को रोटेट कर रहा है, और इस व्हील में जुड़े हुए हैं डब्बे। इस डब्बे के और इस पूरे सेटअप के जो है वो एक पानी या वाटर रिजर्वायर में जुड़ा गया है। अब जैसे जैसे बैल यहाँ पे इसको घुमाएगा, वैसे वैसे ये डिब्बे क्या हैं, उस वाटर रिजर्वायर से पानी लेंगे और पानी को जो है आगे की ओर फेंकेंगे। तो इस प्रकार से जो है खेतों में पानी जाएगा। तो ये प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी थी हमारी, मतलब ये पहले के समय में ये टेक्नोलॉजी थी। अगर आप बहुत प्रिमिटिव गांव में जाओगे आप आज भी, तो आपको ये तरीका देखने को मिल जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो है कुछ और मोशन भी होते हैं। आप लोगों के घरों में कुछ बच्चों के यहाँ देखे होंगे आपने, पेंडुलम क्लॉक होगी। आप पेंडुलम क्लॉक को और नॉर्मल क्लॉक को देखेंगे तो उसमें सिर्फ एक ये डिफरेंस होता है कि जो पेंडुलम क्लॉक है उसमें एक पेंडुलम लटका रहता है, और उस पेंडुलम के एक बार पूरा चक्कर लगा के वापस अपनी पोजीशन आने पे 1 सेकंड होता है ना। नॉर्मल क्लॉक में सिंपल
सेकंड हैंड जो है वो मूव कर जाता है, और पेंडुलम क्लॉक में एक पेंडुलम जब टू एंड फ्रो हो जाता है तो उससे 1 सेकंड बढ़ता है ना, और कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, बट ये डिफरेंस है। और जो वैसे सेकंड में भी कोई डिफरेंस नहीं आता है उसमें। देखिए आपकी बुक में ये डायग्राम बताया हुआ है, जैसे गिटार की जो स्ट्रिंग्स हो गई हैं, जब आप इसको पुश करते हो या इसको जब आप टच करते हो तो इनका जो मूवमेंट होता है वो टू एंड फ्रो होता है, मतलब एक ही जगह पे एक पोजीशन तक ये जाते हैं और फिर वापस पीछे की ओर आते हैं, फिर पीछे से आगे की ओर आते हैं, और ऐसा करते हुए वो मीन पोजीशन में आ जाते हैं, स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। जैसे बेल का मूवमेंट, हमारी क्लॉक का मूवमेंट, स्ट्रिंग का मूवमेंट, स्विंग का मूवमेंट, ये सारे जो एग्जाम्पल है ये पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल हैं। पीरियोडिक मोशन जो है ऐसा मोशन होता है जिसमें एक समय के बाद चीज़ें जो हैं अपने आप को रिपीट कर रही हैं। जैसे कि जो स्ट्रिंग है, जैसे जो झूला है, झूला पहले सेंटर पोजीशन में रहता है, पहले हम झूले को पीछे की ओर खींचते हैं और झूले को जैसे ही हम छोड़ते हैं वो उतनी ही स्पीड से आगे की ओर जाता है। जितना हम स्पीड उसे पीछे खींचेंगे उतना ही स्पीड वो आगे जाएगा, है ना। अगर हम उसको धीमी स्पीड में पीछे से कम खींचते हैं तो वो आगे भी कम जाएगा। तो ये कहलाता है पीरियोडिक मोशन, कि जितना फर्स्ट एंड से लेकर के सेकेंड एंड तक का जो डिस्टेंस है वो कंप्लीट है, मतलब कि सेम है, मतलब कि एक ही जितना है, जितना आपने पीछे झूले को खींचा उतना ही झूला जो है आगे की ओर बढ़ेगा, और इसी मोशन को कंटिन्यूसली करता रहेगा जब तक कि जो मीन पोजीशन उसकी है वो ना आ जाए। ठीक है, तो हमने बच्चों इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि ट्रांसपोर्ट या परिवहन का तरीका है पहले से अभी कितना बदल गया है, कैसे ट्रांसपोर्ट 19th सेंचुरी से 20th सेंचुरी में कितना बदल गया और कैसे डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद हम मेजरमेंट कैसे करते हैं डिस्टेंस का, यूनिट क्या होती है, मीटर क्या है, किलोमीटर क्या है, दोनों में क्या रिलेशन है, सेंटीमीटर क्या होता है, मोशन कितने प्रकार के होते हैं और वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आई होप, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो के बाद आप इस पूरे चैप्टर की एक रीडिंग अच्छे से लगा लेंगे। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आए मुझे बताइए। तो अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे एक लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और उस रेड बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय। आगे वाले चैप्टर 11 और 12 भी हम ऐसे ही करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।